ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन। अब हम जस्ट ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को एक दफा साइड पे कर दें, जस्ट ऑटिज्म पे फोकस करना है आपने। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन। एक तो सोशल कम्युनिकेशन में डेफिसिट आएगा, प्रॉब्लम होगी, एंड सोशल इंटरेक्शन अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, इंक्लूडिंग, उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, इंक्लूडिंग डेफिसिट्स इन सोशल रेसिप्रोसिटी, non-verbal communication, non-verbal communicative behavior used for social interaction, and skills in developing, maintaining and understanding in relationships। बेसिकली यहां पर सोशल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। उसमें आगे फिर बता रहे हैं कि रेसिप्रोसिटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर यूज फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड स्किल डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, इन सब में प्रॉब्लम आ रही होती है। इन एडिशन टू सोशल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन के साथ और क्या चाहिए उसके डायग्नोसिस के लिए? एक तो सोशल कम्युनिकेशन है ऑटिज्म के अंदर, सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट, प्रॉब्लम होना सोशल कम्युनिकेशन के अंदर, एक डायग्नोसिस के लिए ये चाहिए चीज। और दूसरा, द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। और दूसरा ये चाहिए, प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। सोशल कम्युनिकेशन के अंदर इशू आना और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर या रेपिटेटिव बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज, ये वाले और सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज उसमें मौजूद होंगे तो ही हम इसको डायग्नोज कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। बिकॉज सिम्टम्स चेंज विद डेवलपमेंट एंड मे बी मास्क्ड बाय कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स, द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मे बी मेट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब वो कहते हैं कि चूंकि डेवलपमेंट चेंज होती रहती है, सिम्टम चेंज हो सकते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ, तो हो इसको फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपने इसको डायग्नोज करना है ना, तो फिर आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी बच्चे की या इंडिविजुअल की। डेवलपमेंट के साथ साथ स्टेजेस भी चेंज होती हैं, थॉट पैटर्न भी चेंज होते हैं, ठीक है, मूड और बिहेवियर वगैरह भी चेंज होते हैं। तो हो सकता है कि वो जो सिम्टम्स है ना वो छुप जाएं, ठीक है, मास्क कर लें अपने आप को, तो फिर हमें वो कहता है हिस्ट्री को देखना पड़ेगा उसकी। ऑल्दो द करंट प्रेजेंटेशन मस्ट कॉज सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट, अगरचे वो कहते हैं कि जो करंट प्रेजेंटेशन है ना उसकी, उसमें सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट आ रही है, यानी कि कॉज सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट आ रही है, बट आपको फिर क्या करना पड़ता है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लेके देखना पड़ता है कि उसके सिम्टम भी शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। Within the diagnosis of autism spectrum disorder, individual clinical characteristics are noted through the use of specified। फिर specified को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हो स्पेसिफाई कर लेते हैं चीजों को। विद और विदाउट अकम्पनिंग इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, यानी कि या तो होगी इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट या नहीं होगी। विद और विदाउट अकम्पनिंग स्ट्रक्चरल लैंग्वेज इंपेयरमेंट, ये सारे स्पेसिफाइज हैं जो आगे जाके हम क्राइटेरिया के अंदर भी देख लेंगे, ठीक है, इस यहां हम टाइम नहीं लगाते। डी स्पेसिफाइज प्रोवाइड, अब स्पेसिफाइज क्या करते हैं? आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था, कौन थे वो? अरूज ने क्वेश्चन किया था शायद, अरूज आपने क्वेश्चन किया था स्पेसिफायर्स का, ठीक है। अब वो कहते हैं आपको स्पेसिफायर भी देखने होते हैं जब आप ऑटिज्म को डायग्नोज करते हो ना, तो स्पेसिफायर लगाना पड़ता है आपको लाजमी के इंपेयरमेंट है या नहीं है, लैंग्वेज है या सिवियरिटी क्या है, ये सारी चीजें। These specifiers provide clinicians with an opportunity to individualize the diagnosis। जैसा मैंने आपको बोला कि जो प्रॉब्लम्स हैं या कंडीशंस हैं या सिम्टम्स हैं ना, वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। स्पेसिफायर्स हमें ये हेल्प करते हैं कि हम इंडिविजुअलाइज कर लें कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस कंडीशन में है, दूसरों से किस तरह डिफरेंट है, एंड अच्छा, इंडिविजुअलाइज द डायग्नोसिस एंड कम्युनिकेट अ रिचर क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। हम ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि बेसिकली कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, many individuals previously diagnosed with Asperger's disorder would now receive a diagnosis of autism spectrum disorder without language or intellectual impairment। अब ये देखो, ये बेहतरीन एग्जांपल है कि आप स्पेसिफायर आप किस तरह से समझ सकते हो। DSM-4 के अंदर ना एक अस्पर्जर डिसऑर्डर था, अस्पर्जर्स डिसऑर्डर, जो अब ना इसके अंदर ही आ गया। अब अस्पर्जर डिसऑर्डर को खत्म कर दिया है, DSM-5 के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है ऑटिज्म के अंदर।
वो कहते हैं कि पहले ऐसा होता था कि हम कैसे इसको डायग्नोज करते थे। मैनी इंडिविजुअल प्रीवियसली डायग्नोज विद अस्पर्जर्स डिसऑर्डर वुड नाउ रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विदाउट लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट। हम यहां पर फिर उसको बोल देते हैं है वही एस्पर्जर डिसऑर्डर, बट ये चूंकि ऑटिज्म के अंदर आ गया तो इसके साथ साथ हम वो लगा देते हैं स्पेसिफायर कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है इसको, बट विदाउट लैंग्वेज और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है। इसमें इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट या लैंग्वेज इंपेयरमेंट नहीं है, ठीक है, ये ऑटिज्म है। इससे पहले क्या होता था, अगर ऑटिज्म के सिम्टम विदाउट लैंग्वेज इंपेयरमेंट या विदाउट इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट होते थे ना, तो हम उसको अस्पर्जर डिसऑर्डर का नाम देते थे। अब चूंकि हाँ ऑटिज्म आ गया, अस्पर्जर खत्म हो गया, तो अब हम साथ स्पेसिफायर लगा देते हैं। क्लियर है, समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं जी। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को समझ लें किसी भी डिसऑर्डर के, तो आपको पूरा डिसऑर्डर समझ आ जाता है। उसकी डेफिनेशन भी, उसका क्राइटेरिया भी, सिम्टम भी, ड्यूरेशन भी, ठीक है, हर चीज आपको समझ आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में वो भी। एएसडी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्राइटेरिया, DSM-5 TR के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट एडिशन है। हाँ जी, हमारे पास पॉइंट ए है, फर्स्ट पॉइंट। हम इसको ABCD की फॉर्म में समझेंगे पहले। persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts as manifested by all of the following। सिंपल सी चीज आपने समझना है, इसको आसान करके हम समझाएंगे, समझेंगे बल्कि। ये जो चीज है ना, इसको आप जहन में रखें। पहला जो इसका होगा ना सिम्टम, वो ये वाला है, परसिस्टेंट डेफिसिट। मुसलसल डेफिसिट होना किसमें, सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में। सही से वो बोल भी ना पाए और सही से वो पार्टिसिपेट भी ना पाए कर पाए सोसाइटी के अंदर, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। सोशल कम्युनिकेशन यानी कि आपस में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ये भी ना कर पाए, और सोशल इंटरेक्शन के अंदर ये है कि कन्वे ना कर पाए, पार्टिसिपेट ना कर पाए, ठीक है, इसमें डेफिसिट होना। बाकी ये है कि वो अक्रॉस मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हर जगह पर होगा ये चीज, प्रॉब्लम हर जगह पे होगी। और उसके बाद वो कह रहा है कि करंटली हो या फिर उसकी हिस्ट्री हो, तो भी हम देखेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बाकी तो आगे कंडीशंस उसने लगा दी हैं, बट मेन चीज है कि सोशल कम्युनिकेशन में डेफिसिट और सोशल इंटरेक्शन में डेफिसिट, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट आ गया, और नीचे वाले जितने भी वो पॉइंट्स है कहता है इन सब में होना चाहिए। इसके साथ साथ करंटली और हिस्ट्री, या तो करंटली वो शो कर रहा हो या फिर उसकी हिस्ट्री हो। उसके बाद कहता है एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटिव। कहता है नीचे हम जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना, ये बताने के लिए है। बताने का मकसद ये कि ये थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूं कि ये चंद एक एग्जाम्पल हैं। ये आपने इसको ये नहीं समझना कि बस यही कंडीशन होगी तो ASD होगा या ऑटिज्म होगा, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए उसने ये नोट आपको हाईलाइट कर दिया है ब्रैकेट के अंदर कि एग्जांपल्स आर इलस्ट्रेटिव, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ये चंद एक कंडीशंस हैं, नॉट एग्जॉस्टिव, के सिर्फ इसी पे कंप्लीट नहीं हो जाना इसने ऑटिज्म ने। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज को। आपको मेन चीज समझा दी है, वो है सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन, इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, पहला सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम क्या है, बल्कि पहले वो क्लियर कर लेते हैं हम। अच्छा, अब ये सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन किस तरह से होगी या कितने तरह से होगी, अब उसको देख लेते हैं हम। वो आगे 1 2 3 4 की फॉर्म में ना वो बना दिए हैं पॉइंट्स मैंने, यानी कि क्राइटेरिया में भी ऐसे बने हुए DSM में। अच्छा, ये सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में सबसे पहले क्या होगा, डेफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी ranging for example from abnormal social approach and failure of normal back and forth conversation to reduced sharing of interest, emotions or affect to failure to initiate or respond to social interaction। अब ये इस तरह से लिखा हुआ सिम्टम है या कंडीशन है कि बंदा समझ ही नहीं पाता, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसकी क्लैरिटी आपको होना बहुत जरूरी है एज अ साइकोलॉजिस्ट। अगर आप सिम्टम को ही समझ ना पाए तो मेरे ख्याल में फिर आप इलाज कैसे करोगे, आप डील कैसे करोगे। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। रेंजिंग का मतलब क्या होगा,
सबसे पहले तो ये समझ लें, शोइंग अ वेराइटी और स्पेक्ट्रम ऑफ बिहेवियर विद दैट सेम कैटेगरी, यानी कि या तो वो वैरायटी शो कर रहा होगा या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ बिहेवियर शो कर रहा होगा उस कैटेगरी के अंदर। डेफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, जो पहली कंडीशन उसने बताई है, इसमें डेफिसिट इसका मतलब क्या होगा, अ पर्सन हैज डिफिकल्टी विद टू वे सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन, यानी कि ना वो खुद से बात कर पाएगा ना वो दूसरों की बात समझ पाएगा। रेसिप्रोसिटी का मतलब रेसिप्रोकल जो होता है ना, कि कुछ लो कुछ दो वाली बात है। इन अदर वर्ड्स दे स्ट्रगल विद नेचुरल गिव एंड टेक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, ना वो बात समझा पाएगा ना वो बात समझ पाएगा। दैट इज डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। ठीक है, ना वो फील कर पाएगा ना वो फील करवा पाएगा कोई चीज। ये बात क्लियर है? इमोशनल रेसिप्रोसिटी, डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। इसके अंदर आगे उसने बोला है, अब देखो यहां पर ना वो कहता है डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, ये मेन कंडीशन है उसने बता दी। उसके बाद वो कहता है रेंजिंग, रेंजिंग का मतलब इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन आएगी, इसके ये डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। रेंजिंग फ्रॉम, कहां से लेके कहां तक, वो कहता है रेंजिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम, यहां से लेकर, यानी कि एबनॉर्मल सोशल अप्रोच ये भी हो सकता है, एंड फेलियर ऑफ नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन ये भी होगा। टू, फ्रॉम से, फ्रॉम यहां से लेकर, वो कहता है टू कहां तक हो सकता है, टू रिड्यूस्ड शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट, शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट ये भी रिड्यूस हो जाएगा, वो नहीं बयान कर पाएगा। इमोशंस और इफेक्ट, यानी कि ना वो इंटरेस्ट शो कर पाएगा ना इमोशन शो कर पाएगा ना ही इफेक्ट यानी कि फील कर पाएगा। उसके बाद टू फिर आ गया कहां तक, टू फेलियर टू इनिशिएट और रिस्पॉन्ड सोशल इंटरेक्शन, ना वो इनिशिएट कर पाएगा ना वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा, यानी कि इसमें फेलियर होगा उसको। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेन जो कंडीशन है वो ये है, डेफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, आप इसको याद कर लो। उसके बाद इसके अंदर उसने सब कंडीशंस बताई हैं, कौन कौन सी, रेंजिंग फॉर एग्जांपल कहां से लेकर कहां तक, फ्रॉम एबनॉर्मल सोशल अप्रोच एंड फेलियर ऑफ नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्जेशन, यानी कि कन्वर्जेशन नहीं कर पाएगा। टू रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। इमोशंस और इफेक्ट ये सारे प्रॉब्लम होने लग जाएगी इन सब में। टू फेलियर टू इनिशिएट, इनिशिएट भी नहीं कर पाएगा, और रिस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शन, और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा जब वो किसी सोशल इंटरेक्शन में होगा या सोशल इन्वायरमेंट में होगा। क्लियर हो गया ये सिम्टम, डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी क्लियर हो गया? इनकी मैंने नीचे एग्जांपल्स भी लिख दी हैं ये सारे। देखो अब नॉर्मल सोशल अप्रोच क्या होगा, द पर्सन माइट वॉक अप टू समवन एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक दे लाइक बट इग्नोर सोशल रूल्स लाइक ग्रीटिंग और आई कॉन्टैक्ट। मतलब वो सोशल एबनॉर्मल अप्रोच का मतलब है कि सोशली वो एबनॉर्मल हरकत कर रहा होगा, जब वो सोशल सेटिंग में होगा तो एबनॉर्मली हरकत कर रहा होगा। यानी कि या तो खुद ही बोली जाएगा, किसी को बोलने नहीं देगा, या फिर विदाउट सलाम दुआ बस ऐसे जाके वहां घुस जाएगा, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा, सही से ध्यान नहीं दे पा रहा। ये एबनॉर्मल सोशल अप्रोच है। फेलियर ऑफ नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, दे माइट टॉक एट समवन रादर देन विद देम, यानी कि किसी टॉक एट समवन, किसी को सुना रहा है बात, उससे कर नहीं रहा बात, मतलब ये है इसका। दे कुड मोनोलॉग विदाउट पॉजिंग फॉर द अदर पर्सन टू स्पीक, किसी को मतलब बोलने नहीं दे रहा, विदाउट पॉज बोली जा रहा है। और दे मे गिव वन वर्ड आंसर्स एंड नॉट आस्क क्वेश्चंस बैक, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन का मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, खुद ही करी जा रहा है जो करी जा रहा है। इसको सिंपल आप इस तरह समझ सकते हो। उसके बाद रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट इमोशन और इफेक्ट अफेक्ट, दे मे नॉट से थिंग्स लाइक लुक व्हाट आई मेड और आई एम एक्साइटेड इवन व्हेन दे आर इंटरेस्टेड। यहां पर वो कह रहा है कि अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, अपनी फीलिंग शो नहीं करेगा, अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करेगा, इवन जो टॉपिक है या जो काम है ना उसके इंटरेस्ट का भी है ना, तब भी वो अपनी उस एक्साइटमेंट को, खुशी को, गमी को, इंटरेस्ट को शो ही नहीं करेगा। दे मे नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन समवन शेयर्स समथिंग पर्सनल और इमोशनल, अगर आप ऐसे किसी शख्स के साथ कोई पर्सनल बात या कोई दुखी या खुशी वाली बात भी शेयर करोगे ना, तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्स ही नहीं देगा जो आप रिस्पॉन्स उससे चाहते हो। बेसिकली ये मतलब है इस सारे सेंटेंस का।
फेलियर टू इनिशिएट और रिस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शन, दे मे नॉट स्टार्ट कन्वर्सेशन विद अदर्स, दूसरों से कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाएगा, और दे माइट नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन समवन ट्राइज टू टॉक टू देम, दूसरों को या तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लाइक इग्नोरिंग समवन सेइंग हाई और आस्किंग अ क्वेश्चन, अगर कोई इनसे क्वेश्चन करता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, हाई बोलता है तो आगे से सलाम का जवाब नहीं देते या हाई नहीं बोलते, यानी कि सलाम, ये ऐसे बंदे होते हैं अगर आप इनको सलाम करोगे तो ये सलाम का जवाब नहीं देंगे, यानी कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले, ये आपने सुना भी होगा अक्सर कि ऑटिज्म वाले बच्चे इसी तरह से अबनॉर्मल हरकत करते हैं कि या तो अपने मामलात में उलझे रहते हैं, या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी शो करते हैं, या रेपिटेटिवली बिहेवियर शो करते हैं। ये सिम्टम क्लियर हो गया पहला, ये वाला बताइएगा जल्दी से। ओके जी। डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, यहां पर बेसिकली कह रहा है कि टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ना समझ पाएगा ना समझा पाएगा, एक तो कम्युनिकेशन, दूसरा इमोशनल इंटरेस्ट शो नहीं कर पाएगा, ये चीजें हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड, डेफिसिट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर यूज्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन। अब ये आ गया इसका मेन पॉइंट, ये वाला, इस सिम्टम का। अब सोशल कम्युनिकेशन को हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका सेकंड पॉइंट है डेफिसिट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर। नॉन वर्बल में यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना वो सही नहीं होगी उसकी। रेंजिंग कहां से कहां तक, फॉर एग्जांपल फ्रॉम पुअरली इंटीग्रेटेड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एबनॉर्मेलिटीज इन आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, और डेफिसिट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ जेस्चर्स टू अ टोटल लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बिहेवियर है ना वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर चीज इसमें इंक्लूडेड होगी, यानी कि वो बॉडी लैंग्वेज के जरिए या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, उसमें डेफिसिट कर रहे हैं। व्हाट आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर, कौन कौन से हैं? आई कॉन्टैक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर्स हैं, बॉडी पोस्चर है, टोन ऑफ वॉइस है, इसमें डेफिसिट कर रहे हैं। Deficits in non-verbal communication means the person has trouble using or understanding these signals in social situations. एक तो वो खुद से नहीं कर पाएगा, दूसरा वो दूसरों का समझ भी नहीं पाएगा। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं इसमें, कोई poorly integrated verbal and non-verbal communication, यानी कि they may say something happy but look sad or talk without using facial expression, यानी कि कोई फनी बात करेंगे बट आप सीरियस होकर बात कर रहे हैं, वो बात फनी करेंगे बट खुद सीरियस होंगे, इसके साथ सीरियस होंगे या सैड, लुक सैड मतलब कि या सैड नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई बात कर रहे हैं तो विदाउट एक्सप्रेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड सेज आई एम एक्साइटेड बट शोज नो एक्साइटमेंट इन देयर फेस और वॉइस, कह रहा है मैं एक्साइटेड बट वो शो ही नहीं कर रहा, उसके एक्सप्रेशन से भी नहीं पता चल रहा, उसके फेस से भी नहीं पता चल रहा। एबनॉर्मल आई कॉन्टैक्ट, एबनॉर्मेलिटीज इन आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो जेस्चर शो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। डेफिसिट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ जेस्चर्स, ना जेस्चर समझ पा रहा है ना वो यूज कर पा रहा है। ठीक है। टोटल लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन में लैक कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लैक कर रहा है। द पर्सन में शो नो इमोशन ऑन देयर फेस एंड नॉट यूज बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी यूज नहीं कर रहा है। थर्ड जो हमारे पास है सोशल कम्युनिकेशन के अंदर, थर्ड सिम्टम वो है डेफिसिट्स इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। ये बेसिकली रिलेशनशिप को मेंटेन करने के हवाले से ये वाला सिम्टम है कि ना वो डेवलप कर पाएगा, ना मेंटेन कर पाएगा, ना ही अंडरस्टैंड कर पाएगा। रेंजिंग फ्रॉम, फॉर एग्जांपल फ्रॉम डिफिकल्टीज एडजस्टिंग बिहेवियर टू सूट वेरियस social context, to difficulties in sharing imaginative play or in making friends, to absence of interest in peers। ये बेसिकली सारी यहां पर रिलेशनशिप की बात हो रही है कि उनमें प्रॉब्लम आ रही होगी। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है इसका? द पर्सन हैज डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ रिलेशनशिप वर्क, एडजस्टिंग देयर बिहेवियर्स डिपेंडिंग ऑन द सोशल सिचुएशन, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स स्पेशली पीपल देयर ओन एज, इसमें प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल फ्रॉम माइल्ड टू स्वेयर, difficulty adjusting behavior to suit various social contexts, the person might act the same way with the teacher as with the friend, or not understand when a certain behavior is inappropriate। अब यहां पर यह है कि
वो किस सिचुएशन के अंदर, किस सिनेरियो या सर्कमस्टांसेस के अंदर कौन सा बिहेवियर परफॉर्म करना है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। यहां पर एग्जांपल में बताया गया कि अगर वो टीचर से किसी दोस्त से बात कर रहा है ना, जैसे हम दोस्तों से बड़े फ्री होके फ्रैंक होके बात कर रहे होते हैं, वो कहता है टीचर से भी उसी तरह बात कर रहा होगा, अपने पेरेंट्स से भी उसी तरह बात कर रहा होगा। ठीक है, मतलब वो ये नहीं समझ पा रहा होता है कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। ये ऑटिज्म वाला जो बच्चा या इंडिविजुअल होगा। अ चाइल्ड, फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड टॉक्स लाउडली इन अ क्वाइट लाइब्रेरी और हग्स अ स्ट्रेंजर विदाउट नोइंग इट्स नॉट ओके। या वो लाइब्रेरी के अंदर चिल्ला रहा है या फिर ऐसे सलाम दुआ करी जा रहा है किसी के साथ, ना जानता है ना वास्ता। उसके बाद डिफिकल्टीज इन शेयरिंग इमेजिनेटिव प्ले और इन मेकिंग फ्रेंड्स। दे मे नॉट नो हाउ टू टेक टर्न इन प्ले, प्रिटेंड प्ले और ज्वाइन ग्रुप एक्टिविटीज। ये इसमें नहीं मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर, ना वो प्रिटेंड प्ले कर पाएंगे। जैसे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि उनके पास छोटी गाड़ी होती है, वो समझ रहे होते हैं कि हमारे पास असल वाली गाड़ी है। उनके पास कोई खिलौना होता है, उसको वो मोबाइल समझ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली प्रिटेंड प्ले है, इसमें भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ टेक टर्न्स इन प्ले, अगर वो कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें एक दूसरे की टर्न होती है ना, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि मैंने कब टर्न चलनी है या मैंने कब बारी लेनी है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड प्लेज अलोन इवन व्हेन अदर किड्स इनवाइट देम और कांट फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम। या वो रूल नहीं फॉलो करेगा, या फिर वो अकेला खेलना पसंद करेगा, दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। उसके बाद एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन पीयर्स, द पर्सन में नॉट शो एनी डिजायर टू इंटरेक्ट और कनेक्ट विद अदर। यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप की बात आ रही है ना, तो दूसरों के साथ बैठने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको कोई इसमें वो नहीं है कि वो प्रॉब्लम होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास सिम्टम है बी। पहला था हमारे पास सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा अब आ गया है जी बी, रेस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। यानी कि यहां पर बिहेवियर की बात आ जाएगी, या तो रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, या फिर एक्टिविटी है। या कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है बार बार, या किसी बिहेवियर पे स्टक हो गया है बार बार परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई इंटरेस्ट ऐसा है उसका जिस पर वो स्टक हो गया या बार बार कर रहा है, या फिर कोई एक्टिविटी है जो जिस पर स्टक हो गया या वो बार बार कर रहा है। एज मैनिफेस्टेड बाई एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो पॉइंट्स दिए इनमें से कोई दो शो होने चाहिए करंटली और बाई हिस्ट्री। या तो वो करंटली प्रेजेंट हो या फिर उसकी हिस्ट्री रह चुकी हो, माजी में हो चुके हो। वही वाली बात, एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये समझाने के लिए हैं, सिर्फ यही कंडीशंस नहीं है, इसके अलावा भी कंडीशंस हैं, हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। आपने मेजर एक सिम्टम को समझना है जो ऊपर हमने देख लिया, ये वाला रेस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। अगर ये वाला पैटर्न जो है या ये वाली चीज किसी भी जगह पर किसी भी तरह से नजर आ रही है, तो वो इसी का सिम्टम कंसीडर करना है आपने। नीचे वाला में दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट दो होने चाहिए। पॉइंट वन, स्टीरियोटाइप्ड आर रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल मोटर स्टीरियोटाइप इज लाइनिंग अप टॉयज ऑफ लाइनिंग अप टॉयज या फिर फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद एकोलेलिया, आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस। ये बेसिकली रेपिटेटिव बिहेवियर की बात करें, जिसको स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी कहते हैं, कि जो वो ऐसा बिहेवियर जो बार 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 वो परफॉर्म कर रहा है, जिसको मोटर मूवमेंट बोले गए, कि रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट, बार बार किसी चीज को करना विद ऑब्जेक्ट्स या फिर स्पीच के जरिए से, या स्पीच बार बार कुछ परफॉर्म कर रहा है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई काम कर रहा है। स्टीरियो, अब इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप्ड आर रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट, these are body movements that are repeated in the same way, often without a clear purpose। कोई पर्पज नहीं है, कोई मकसद नहीं है, बस किसी खास मूवमेंट को रिपीट करी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, टो वॉकिंग, स्पिनिंग इन द सर्कल या फिंगर फ्लिकिंग। ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी कर सकता है, एक या एक से ज्यादा। स्टीरियोटाइप यानी कि बार बार। दीज मूवमेंट्स आर यूजुअली सूदिंग और स्टिमुलेटिंग फॉर द इंडिविजुअल। अब अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये क्यों कर रहा है, ये बार बार परफॉर्म करता है, उससे उसको क्या मिलता है, तो याद रखिएगा, ऑटिस्टिक बच्चा जब भी कोई ऐसा बिहेवियर मूवमेंट कर रहा है ना, जो बार बार रिपीटेटिवली कर रहा है और रोकने से भी नहीं रुक रहा, याद रखिएगा वो इसलिए करता है कि उसको सेंसरी स्टिमुलस मिलता है उससे।
उसको उससे सेंसरी मोटिवेशन मिलती है, सेंसरी स्टिमुलस मिलता है जो उसको अच्छा फील कराता है, इसलिए वो बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है, मूवमेंट शो कर रहा होता है ऑटिज्म के अंदर। रेपिटेटिव यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस मीन्स प्लेइंग विद और हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स इन द सेम रिपीटेड वे, किसी चीज के साथ एक ही तरीके से खेलेगा या एक ही तरीके से करता जाएगा कोई काम। जैसे हम वो फ्लिपिंग की बात करते थे ना, किसी चीज को लेके वो हाथ में बार बार हिलाई जाएगा और कंटिन्यूअसली कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो उसको हिला रहा है या किसी चीज के साथ खेली जा रहा है पर्टिकुलर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, लाइनिंग अप टॉयज इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद देम, अब वो उनसे खेलने की बजाय उसको लाइन लगाना शुरू कर दे, जरा सा भी कोई लाइन टूटी दोबारा से जाके सेट कर देगा, बस लाइन लगाना ही उसने बार बार यही करना होता है। उसके बाद फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक लिड्स आर व्हील्स रिपीटेडली, यानी कि फ्लिपिंग करता रहेगा किसी चीज को लेकर, कोई भी चीज हो सकती है, बार बार उसी को करी जा रहा है। स्पिनिंग पार्ट्स ऑफ टॉयज इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम फुली, अब किसी चीज को स्पिन करी जाना, घुमाई जाना। फॉर एग्जांपल उसके पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी के जो टायर है उसको घुमाई जाना, बस ऐसे ही। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स अगेन एंड अगेन, घर के अंदर दरवाजे हैं उसको बार बार खोली जाना, बंद करते जाना। दीज एक्शंस में नॉट सीक सेंस टू अदर्स, दूसरों के लिए कोई इसका मतलब नहीं होता, बट फील कंफर्टिंग और फैसिनेटिंग टू द पर्सन। जो ऑटिज्म वाला इंडिविजुअल होगा उसके लिए ये मजेदार चीज होगी, यानी कि उसको इससे स्टिमुलेशन मिल रही होगी, सेंसरी स्टिमुलेशन। ये जो बातें मैं कर रहा हूं इसमें कोई चीज समझना है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेंसरी स्टिमुलेशन का मतलब ये होता है कि उसको वो पर्टिकुलर चीज अगर किसी चीज को टच करता है या उसको हिलाता है ना, तो उससे उसको एक तरह का प्लेजर मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। जैसे हमें कोई चीज कोई काम करने से मोटिवेशन मिले ना तो हम उस काम को बार बार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अच्छा काम करें, हमें शाबाश मिले तो हम बार बार अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो वाला सीन होता है जैसे हमने रीइंफोर्समेंट के अंदर पढ़ा है ना, उसको वो रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है, उसको सेंसरी रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जब किसी काम पे रीइंफोर्समेंट मिलेगी तो वो फिर बार बार ही करेगा ना। उसके बाद है जी नेक्स्ट, रेपिटेटिव स्पीच, इसको एकोलेलिया भी बोलते हैं या आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस भी बोलते हैं। दिस इज व्हेन समवन रिपीट्स वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ फिक्स्ड वे, कोई पर्टिकुलर तरीके से बोली जाना, रिपीटिंग वर्ड्स द दे हेयर, जो उसने सुना वही बोली जाना। इफ समवन सेज हाउ आर यू, दे मे रिपीट हाउ आर यू इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, अगर उसने कोई चीज सुनी है ना वैसे सेम टू सेम रिपीट कर देगा। अब होना तो ये चाहिए ना, हाउ आर यू उसको कोई बोले तो उसको उसको उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए ना कि आई एम फाइन या आई एम गुड, बट वो ऐसा नहीं करेगा, वो उसी चीज को रिपीट कर देगा। या तो उसके उससे मुखातिब है तो रिपीट करेगा, या वो किसी और से सुन रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है तो वही वाला रिपीट करी जा रहा है। तो ये भी होगा। एक चीज इनमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो समझ नहीं पाते कि हमने रिस्पॉन्स क्या करना है। ऑटिस्टिक जो चाइल्ड होता है ना, कि उनको ये नहीं पता होता कि हमने ये रिपीट करना है या इसका रिस्पॉन्स करना है। जैसे हाउ आर यू अगर कहा है तो इसको आंसर करना चाहिए ना, बट वो आंसर नहीं करेंगे, वो इसी को रिपीट कर देंगे, या रिपीट कर देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। Idiosyncratic phrases using unusual words or expressions. For example, saying red balloon time every time they want to go outside, even if it has no clear meaning to others. मतलब ऐसी चीज बोलेंगे, ऐसा फिक्रा बोलेंगे जिसका किसी को कोई मीनिंग का नहीं पता, बट वो जब भी उसने बाहर जाना ना वो बोल देगा रेड बैलून टाइम। फॉर एग्जाम्पल उसने कभी बाहर कभी गया था तो उसने रेड बलून देखा था या रेड बलून उसका उसने लिया था, तो अब उसको एसोसिएट कर देगा बाहर जाने से, तो वो इस तरह से बोलेगा रेड बलून टाइम। अब घर में अगर बोलेगा रेड बलून टाइम तो किसी को क्या पता वो क्या बोल रहा है। जो लोग उसके साथ रहते होंगे ना, जिन लोगों को उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा वही इस चीज को समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है। तो मतलब इस तरह से समटाइम वो आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस बोलता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद जी सेकंड सिम्टम इसका पॉइंट बी का, इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस, इनफ्लेक्सिबल अडहेरेंस टू रूटीन्स और रिचुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। इसमें ये होता है कि किसी एक चीज पर वो अटक जाएगा कि इससे इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कि जो वो काम कर रहा है, जो चीज वो यूज कर रहा है ना, वो उससे हटेगा नहीं, वो कहेगा यही होनी चाहिए। उसमें रूटीन हो सकती है, उसमें स्पीच हो सकती है, उसमें नॉन वर्बल बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या होगा, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एट स्मॉल चेंजेस, चेंज आएगा तो वो डिस्ट्रेस फील करेगा, इरिटेट फील करेगा। डिफिकल्टीज विद ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। रिजिड थिंकिंग पैटर्न, ग्रीटिंग रिचुअल्स, नीड टू टेक सम रूट और ईट सेम फूड एवरी डे।
अगर कहीं अगर वो स्कूल जाता है ना, तो वो स्कूल सेम रास्ते से जाएगा। अगर किसी उसको किसी और रास्ते से लेके जाने की कोशिश करोगे तो वो शोर डालना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर वो किसी से मिलता है ना, ग्रीटिंग करता है, तो वो एक ही तरीके से करेगा। इसी तरह से ईट सेम फूड एवरी डे, जो चीज उसने खाई है ना एक दिन, वो हर डे वही खाएगा। उसके अलावा अगर आप उसको कोई दोगे ना, वो नहीं खाएगा। यानी कि वो उस चीज पर अटक जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि यही चीज ऐसे ही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। ये तो सिंपल सा एक आसान सा इसका जो है सिम्टम था। ये कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसमें वो कहे यही सेम टू सेम होना चाहिए, इसके अलावा इधर उधर नहीं कोई चीज होनी चाहिए, समझ लो कि ये वो इसी का एक सिम्टम है, ऑटिज्म का। सेमनेस का मतलब कि जो चीज वो कर रहा है वैसी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूजिंग टू वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, अगर वो कोई यूनिफॉर्म पहनता है ना, तो अगर उसकी यूनिफॉर्म पुरानी हो गई ना, आप उसको नहीं ला के दोगे तो वो नई नहीं पहनेगा, वो कहेगा मैंने वही पहनी जो पुरानी है। इसी तरह से अगर आप घर पे उसको कोई नया क्लॉथ या कोई नया सूट ला के देते हो तो वो उसको नहीं पहनेगा, वो कहेगा पहले वाला ही दो मुझे। मतलब इस तरह से, इसी तरह से अगर आप उसको कोई शूज पहनाते हो ना, शूज उसके पुराने हो गए हैं तो वो नई ला के दो तो वो नई नहीं पहनेगा, वही पुराने पे अटक जाएगा। Inflexible adherence to routines. The person follows a strict daily routine and may become very upset if it's interrupted. अगर वो अपनी उसने उसने अपनी एक रूटीन बना ली है, अगर वो रूटीन थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा या सैड हो जाएगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेम रूटीन सेम तरीके से सेम टाइम पे वो हर रोज करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेल्ट डाउन इफ ब्रेकफास्ट इजंट सर्व्ड एट द टाइम एवरी डे, अगर सेम टाइम पे उसको नाश्ता ना दिया गया तो भी प्रॉब्लम करेगा। मतलब इनफ्लेक्सिबल होना कोई काम रूटीन में। रिचुअलाइज पैटर्न ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, कभी अगर उसने स्पीकिंग और एक्टिंग इन रेपिटेटिव और रिचुअलिस्टिक वे, एक ही तरीके से बोलना। फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज ग्रीटिंग पीपल विद द एग्जैक्ट सेम फ्रेज, एक ही तरह से जब भी किसी को मिलना है एक ही तरह से मिलना। रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर इवन व्हेन आंसर्ड, अगर उसको आंसर भी मिल गया फिर भी वो इसी क्वेश्चन को रिपीट कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। चलो ये थर्ड, हाईली रेस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी और फोकस। ये है जी इसका मेन कॉन्सेप्ट। हाईली रेस्ट्रिक्टेड होगा, फिक्सेटेड इंटरेस्ट किसी एक इंटरेस्ट पे रुक जाएगा, दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी और फोकस, इंटेंसिटी और फोकस में एबनॉर्मल होगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू और प्री ऑक्यूपेशन विद अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, एक्सेसिवली सर्कमस्क्राइब्ड और परसिवेरेटिव इंटरेस्ट। परसिवेरेटिव इंटरेस्ट उस मतलब कि किसी चीज पर अटक जाना। एग्जांपल्स अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अ चाइल्ड बिकम्स इंटेंसली इंटरेस्टेड इन वैक्यूम क्लीनर्स, फैंस और ट्रैफिक लाइट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसका उसकी आम रूटीन से कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ वो फिक्सेटेड हो जाएगा, उनके उनमें बड़ा इंटरेस्ट लेगा। वैक्यूम क्लीनर को ऐसे ही मतलब उसको उसके साथ खेले जाएगा या उसको अपने पास रख लेगा। फैन, ट्रैफिक लाइट्स, यानी कि इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी ना, कलेक्टिंग पिक्चर्स, वॉचिंग वीडियोस, टॉकिंग अबाउट देम कॉन्स्टेंटली। और उसके अलावा कोई चीज हो सकती है, जैसे गाड़ियों का उसको शौक हो सकता है, सिक्कों का शौक हो सकता है, खाने का शौक हो सकता है, खाना तो चलो यूजुअल है। गाड़ियों का शौक, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसका उसका बेटा जो है ना ऑटिस्टिक है। अब उसका बेटा जो है वो किस तरह से मतलब उसको कौन सा ये ऑब्जेक्ट्स वाला इशू है, इंटरेस्ट है, वो उसको ना गाड़ियां कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। जो खिलौना गाड़ियां होती है ना उसको कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, उनको कलेक्ट करता रहेगा। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसको असल में उन सारी गाड़ियों के मॉडल भी पता है और नाम भी पता है कि ये कौन सी गाड़ी और कौन सा मॉडल है। इतना वो इंटरेस्टेड है उस चीज के अंदर। उसके बाद है जी स्पेसिफिक टॉपिक्स, नोइंग एवरी फैक्ट अबाउट ट्रेन्स, डायनासोर्स, एयरप्लेन्स मॉडल एंड बिकमिंग, वही वाली बात मैं जो कह रहा हूँ, किसी टॉपिक पे अटक जाना, उसके बारे में सारा कुछ जानने की कोशिश करना। जैसे मैंने गाड़ियों का बताया, गाड़ियों का शौक है उसको, एक तो वो जमा करता है, दूसरा उन सबका पता है उसको। रेपिटेटिव लर्निंग, रीडिंग और वॉचिंग द सेम स्टोरी रिपीटेडली एंड बीइंग अनइंटरेस्टेड इन अदर बुक्स और शोज, यानी कि किसी और चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा, किसी एक चीज को बार बार पढ़ी जाएगा, बार बार देखी जाएगा। परसिवेरेटिव बिहेवियर, टॉकिंग अबाउट द सेम सब्जेक्ट ओवर एंड ओवर इवन व्हेन अदर्स आरंट इंटरेस्टेड, बार बार एक ही बात, एक ही चीज पर, एक ही टॉपिक पर बात करी जाना, अटक जाना उस पर। उसके बाद है जी फोर्थ, हाइपर या फिर हाइपो रिएक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट और अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट,
किसी चीज को लेकर या तो ज्यादा रिएक्ट करना या कम रिएक्ट करना। हाइपर का मतलब ज्यादा रिएक्ट कर देना, हाइपो का मतलब कम रिएक्ट करना। टू सेंसरी इनपुट आर अनयूजुअल इंटरेस्ट, यानी कि कोई सेंसरी या फिर अनयूजुअल इंटरेस्ट इन सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अपेरेंट इन डिफरेंस पेन और टेम्परेचर, इसमें प्रॉब्लम होना। एडवर्स रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक साउंड और टेक्सचर, किसी साउंड या टेक्सचर में एडवर्स रिस्पॉन्स करना, यानी कि ज्यादा रिएक्ट कर देना या एबनॉर्मली रिएक्ट करना। एक्सेसिव स्मेलिंग और टचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्सेसिवली स्मेल या टच करना। विजुअल फैसिनेशन विद लाइट्स और मूवमेंट्स, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइपर एक्टिविटी यानी कि ओवर रिएक्ट करना। द पर्सन मे बी ओवरली सेंसिटिव टू सेंसरी इनपुट विच कैन लीड टू डिस्कंफर्ट, फियर और डिस्ट्रेस। ओवरली रिएक्ट करना किसी चीज को लेकर, साउंड सेंसिटिविटी। अब मैंने आपको जो बताया ना, मेरी स्टूडेंट है, उसका एक बच्चा है, बेटा है, वो ऑटिस्टिक है। अब उसको ना ये साउंड सेंसिटिविटी बढ़ी थी, यानी कि अगर उसको, अभी भी बल्कि है, अगर उसको एम्बुलेंस की आवाज आ जाएगी ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो शोर मचाना शुरू कर देता है, कानों पे हाथ रख लेता है जब उसको एम्बुलेंस की आवाज आती है। तो मतलब इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ टेक्सचर सेंसिटिविटी, किसी चीज को छूने से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्ट एंड स्मेल अवर्जन, किसी टेस्ट से या स्मेल से उसको इश्यू हो सकता है, यानी कि हाइपर रिएक्ट कर सकता है इन चीजों पे, सेंसरी स्टिमुलेशन हो सकती है उसको। उसके बाद है हाइपो रिएक्टिविटी, यानी कि अंडर रिएक्शन करना, जिस तरह से बनता है उस तरह से रिएक्शन ना करना। द पर्सन में सीम लेस रिस्पॉन्सिव आर अनबॉदर्ड बाई थिंग्स दैट टिपिकली कॉज डिस्कंफर्ट टू पे और पेन। जो आमतौर पर ऐसी चीजें जो आमतौर पर डिस्कंफर्ट या पेन देती है ना, उन पर उस तरह से रिएक्ट ना करना, कम रिएक्ट करना या उनको नोटिस ही ना करना। फॉर एग्जाम्पल इन डिफरेंस टू पेन और हीट कोल्ड, यानी कि अगर गर्मी है तो बेफिक्र होकर फिरते रहना, सर्दी है तो बेफिक्र होकर फिरते रहना, अगर चोट लग गई है, पेन हो रहा है, तो उसको फील ही ना करना। ये भी एक निशानी है इसकी ऑटिज्म की, कि अगर सर्दी है तो कोई परवाह नहीं है, गर्मी है तो कोई परवाह नहीं है, पेन हो रहा है तो कोई परवाह नहीं है। लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू नेम बीइंग कॉल्ड, नो नॉट ड्यू टू द हेयरिंग प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप उसको बुलाते हो ना नाम से तो उसको कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आप उसके पास भी खड़ा ना, आप उसको नाम लेके बुला रहे हो तो उसने नहीं आना, उसने बात नहीं सुननी। वो कहता है ये हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से ना हो, बच्चा नॉर्मल है, उसको हेयरिंग का कोई इशू नहीं है, बट इसके बावजूद अगर वो ऐसे कर रहा है ना, तो इट मीन्स इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अनयूजुअल सेंसरी इंटरेस्ट, some individuals show odd fascinations with how things look, feel or sound। मतलब odd fascination का मतलब अजीब तरीके से इंटरेस्ट लेना चीजों के अंदर, अनयूजुअल सेंसरी इंटरेस्ट इसको बोलना। फॉर एग्जांपल विजुअल फैसिनेशन, स्टेरिंग एट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स, लाइट्स और वॉचिंग थिंग्स मूव रेपिटेटिवली। अगर कोई चीज घूम रही है तो उसी को देखी जाना, देखी जाना, लाइट को घूरी जाना, कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखी जाना, देखी जाना, यानी कि अनयूजुअली इंटरेस्ट लेना, कि जो जिसको गैर मामूली हम कहते हैं, कि वो नॉर्मल ना हो वो इंटरेस्ट। उसके बाद है जी टचिंग और स्मेलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑब्सेसिवली, किसी चीज को बार बार टच करना, बार बार स्मेल करना। लविंग सर्टन सेंसेशन लाइक रनिंग वाटर ओवर हैंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स, हाथों पर पानी गिराना या पानी गिरने की आवाज सुनना, उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाना, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें।